तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की, यानी कि वर्धन डायनेस्टी की। और इसका टाइम पीरियड है 550 एडी से 647 एडी के बीच में। तो जब गुप्ता एरा होता है ख़त्म, तब नॉर्थ इंडिया में चार इम्पॉर्टेंट रूलर्स या डायनेस्टीज रह जाती हैं। एक नंबर 1 पे पाटलिपुत्र के एरिया के आसपास गुप्त रूल किया करते थे। ये वो गुप्त नहीं हैं जो कि गुप्ता एरा के थे, है ना, ये दूसरे गुप्त रूलर्स हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कन्नौज के आसपास के एरिया में मौखरी रूलर्स रूल किया करते थे। और तीसरे नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं मैत्रक, गुजरात में वल्लभी इनकी कैपिटल थी। और यहाँ हरियाणा वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ रूल करते थे पुष्यभूति। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 4 डायनेस्टी देखी जो रूल कर रही है गुप्ता एरा के बाद। इनमें से जो ये पुष्यभूति हैं, ये पहले तो मौखरी जो किंगडम है ये इनके अंडर में आएगा, फिर उसके बाद ये भी इनके अंडर में आ जाएगा, फिर बाद में ये भी एक फ्यूडल स्टेट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वो एरिया है जो इनके कंट्रोल में आएगा। तो ये है हर्षवर्धन के टाइम का जो पीक था वर्धन डायनेस्टी का। और कुछ टाइम के लिए एक ऐसा रूलर आता है जिसने कि लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन उसने किया। तो अब देखिए, ये वर्धन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स को मिला करके पूरा जो कहानी बनेगा, ये बिल्कुल एक मूवी की स्टोरी जैसा है। तो देखिए, आप यहाँ सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन है? ये वर्धन डायनेस्टी का रियल फाउंडर कह सकते हैं। अब प्रभाकर वर्धन की फैमिली में उसके अलावा 3 लोग और हैं, 3 मेन लोग, है ना। एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक राजश्री। ठीक, राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक डॉटर है राजश्री, और ये है प्रभाकर वर्धन। ठीक, तो ऑब्वियसली इनकी वाइफ भी होंगी, लेकिन अभी हम केवल जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनकी बात करेंगे। अब राजश्री का मैरिज हो जाता है गृहवर्मन के साथ। किसके साथ? गृहवर्मन। ये मौखरी रूलर थे ना उनके, ये मैप में आप देखिए यहाँ ये। तो गृहवर्मन कहाँ के रूलर हैं? यहाँ के रूलर हैं, नंबर 2। अब इसके बाद तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी फैमिली में 4 इंपॉर्टेंट लोग हो चुके हैं अब प्रभाकर वर्धन के अलावा। तो जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो प्रभाकर वर्धन है, और इसके बाद राज्यवर्धन रूल करते हैं, बड़े बेटे ये। अब होता क्या है, यहाँ से अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब 2 विलेन हैं अपने इस स्टोरी के, 2 विलेन हैं, एक देवगुप्त और एक है शशांक। एक कौन है? देवगुप्त, और दूसरा कौन है? शशांक। तो होता ये है कि देवगुप्त ने जो ये गृहवर्मन है इनकी हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन फिर इन पे अटैक करेगा और देवगुप्त की हत्या कर देगा। पहले नंबर पे क्या हुआ? पहले देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या की, उसके बाद फिर राज्यवर्धन ने किसको किल किया? देवगुप्त को। और उसके बाद फिर नंबर 3 पे, ये नंबर 2 हो गया क्रोनोलॉजी में, है ना। और क्रोनोलॉजी में उसके बाद नंबर 3rd इवेंट जो होता है वो क्या होता है कि शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक, तो अब इस फैमिली में कौन लोग बचे? अब 2 लोग बचे, एक राजश्री जो सिस्टर है और एक हर्षवर्धन, 2 लोग बचे। इनकी हो गई डेथ और इनकी हो गई डेथ। ठीक, तो अब हम आते हैं, ये तो हमने एक आउटलाइन देखा अभी। अच्छा, 3 कैरेक्टर और हैं जो बाद में आएंगे। एक ध्रुव सेन सेकंड, एक पुलकेशिन सेकंड और अरुणासु, 3 कैरेक्टर और हैं। तो इनके बारे में
हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो पहले जितनी हमने पहला इंटरवल के पहले की जो बातें बताई, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि गुप्ता एरा के डिक्लाइन के बाद 4 इम्पॉर्टेंट किंगडम थे नॉर्थ इंडिया में। तो एक गुप्ताज, जो कि वो ओरिजिनल गुप्ताज नहीं है, और मौखरी, जो कि कन्नौज के आसपास के एरिया में रूल कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे मैत्रक, जो कि गुजरात वाले एरिया में रूल कर रहे हैं, सौराष्ट्र। और वल्लभी इनकी क्या है, कैपिटल है, और वहाँ का जो रूलर है वो कौन है, भद्रक। फिर इसके बाद थानेश्वर, थानेश्वर के पुष्यभूति, करनाल डिस्ट्रिक्ट में ये थानेश्वर पड़ता है हरियाणा के, तो वहाँ के पुष्यभूति। और इसमें बाद में ये सबसे पावरफुल किंगडम बन जाएगा। बिल्कुल बात वैसे ही चल रही जैसे कि 16 महाजनपदाज वाले टाइम पे मगध और बाकी के आसपास के जो किंगडम हुआ करते थे, बाद में फिर मगध ने उन सबको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी। तो अब देखिए पुष्यभूति जो है, इनका तो जो ओरिजिनल प्लेस है वो देख लिया जाए, करनाल डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये जो है, ऐसा माना जा सकता है कि पहले ये जो गुप्त रूलर हुआ करते थे उनके ये कौन थे, फ्यूडल स्टेट हुआ करता था। ये उनके सामंती राज्य था, सामंत हुआ करते थे ये, ठीक। यानी कि ये गुप्त का डोमिनेंस एक्सेप्ट करते थे। और टाइम पे फ्यूडल का मतलब क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बात की है। फ्यूडल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक सेंट्रल पावर होती थी और रीजनल पावर्स जो हुआ करती थी। ये रीजनल पावर्स इसका डोमिनेंस एक्सेप्ट करती थी और टाइम पे टैक्स पे करती थी, और बदले में अपनी जो आर्मी वाली सर्विस है वो इनको प्रोवाइड करती थी। यानी कि जो सेंट्रल पावर है वो टैक्स लेगी, और उनसे जब वॉर होगा तो उस टाइम पे आर्मी भी लेगी, और बदले में क्या देगी, उनको सिक्योरिटी, कि ये सेंट्रल पावर जो स्ट्रांग है ये स्ट्रांग रहेगी थोड़ा, ये इन पे अटैक नहीं करेगी और बाहर वाले भी कोई अटैक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तो पुष्यभूति भी इसी तरीके से फ्यूडल किंगडम हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब हूणों ने अटैक किया, जब हून्स ने अटैक किया, तो उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ, तब फिर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब जैसा कि हमने बताया, प्रभाकर वर्धन इनके फर्स्ट रियल फाउंडर हैं, और प्रभाकर वर्धन का आपको टाइम पीरियड याद रखना है 580 से 605 AD, ये इनका टाइम पीरियड हो गया। और इन्होंने टाइटल लिया था परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज। फिर इसके बाद इनके 2 बेटे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी राज्यश्री, जिसकी मैरिज किससे हो रही है, मौखरी किंग गृहवर्मन के साथ, ठीक। यहाँ तक तो हमने स्टोरी में देख ही लिया था। फिर इसके बाद प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को रूलर बनाया, लेकिन इनका रूल ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, 605 के बाद 606 तक। फिर इनकी फाइट होती है किसके साथ, देवगुप्त के साथ, जिसने कि इनको मार दिया। तो अब राज्यवर्धन जैसे ही रूल करने आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यही सब आ जाती हैं। तो देवगुप्त की अब एंट्री हो चुकी है, और ये कौन है, ये मालवा का रूलर है। देवगुप्त कौन है, मालवा का रूलर। और इसका अलायंस किसके साथ है, नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल वाले एरिया में गौड़ रूलर हुआ करते थे, उसी में से है शशांक गौड़, ठीक। तो 2 लोग हैं जिनकी नज़र इस फैमिली में लग चुकी है, और इन्होंने राजश्री को भी क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है। यानी कि उनके जो दामाद हैं उनको मार दिया है और इनको बंदी बना लिया, उसकी बेटी को। फिर इसके बाद अब राज्यवर्धन जो है उसने कैंपेन किया किसके अगेंस्ट, देवगुप्त के अगेंस्ट। और जैसा कि स्टोरी में हमने अभी बताया कि देवगुप्त को उसने मार दिया, लेकिन शशांक ने उसको मार दिया। तो इस तरीके से देवगुप्त भी गया और राज्यवर्धन भी, 2 लोग गए। अब कौन बचा, अब शशांक बचा। और इसी टाइम पे जो राजश्री है, ऐसा कहते हैं कि वो भाग गई कहाँ, जंगल में, सेंट्रल इंडिया के विंध्यन फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ ये चली गई। अब आता है हर्षवर्धन का टाइम। हर्षवर्धन की अभी खेलने की एज है 16 साल,
लेकिन अब इसी एज में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे आ जाती है। तो इनके लिए एक नाम का और यूज़ किया जाता है, शिलादित्य। इनके लिए एक नाम क्या आता है, शिलादित्य। और ये जब 16 की एज में किंग बनते हैं तो इन्होंने यहीं से एक एरा स्टार्ट किया, हर्ष एरा। इसके पहले भी हम 3 एरा देख चुके हैं। एक था विक्रम एरा 57 BC, फिर इसके बाद हमने देखा था 78 AD में शक एरा, फिर उसके बाद 319 में गुप्त एरा, और अब हमने देखा 606 में हमने देख लिया है हर्ष एरा। तो इस तरीके से आपको 4 एरा याद रखने हैं। अब देखिए, जैसे ही ये रूल इनका स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या काम किया कि जो इनकी सिस्टर है उसको ढूंढ निकाला, जो कि विधवा हो चुकी है अब। और ऐसा कहते हैं कि विंध्य के जंगलों में जब उन्होंने उसको ढूंढा तो वो उस समय अपने आप को जलाने ही वाली थी, तो उसके पहले ही पहुंच गए। बिल्कुल मूवी जैसा, देखिए जैसी स्टोरी होती है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने शशांक को जो है कन्नौज से भगाया और कन्नौज को कैप्चर किया, और कन्नौज को थानेश्वर के बाद इन्होंने अपना नया कैपिटल बनाया। तो इस तरीके से अब कन्नौज को कैपिटल बनाने के बाद ये नॉर्थ इंडिया के सबसे स्ट्रांग रूलर बन गए। इसके बाद इन्होंने शशांक को भी छोड़ा नहीं है, अभी शशांक से बदला लेना बाकी है। तो शशांक को काफ़ी दौड़ाया इन्होंने, लेकिन पहले जो अपना इनका एक्सपीडिशन था उसमें इसको ये सक्सेसफुल हो नहीं पाए बदला लेने में। उसके बाद जब इनका दूसरा एक्सपीडिशन होता है, जब इनका दूसरा अभियान चलता है इसके अगेंस्ट, तब फाइनली इसको मारते हैं शशांक को। और इस तरीके से शशांक का भी जो एम्पायर है बंगाल वाले एरिया में, वो भी किसके अंडर आ जाता है, वर्धन डायनेस्टी के अंडर में आ जाता है। तो यहाँ तक हमने जो पहली स्टोरी हमने इंटरवल के पहले देखी थी वो यहाँ पे होती है ख़त्म। अब यहाँ से बात करते हैं, अब टाइम क्या हो चुका है, 637 AD। ठीक, अब इसके बाद अब नया यहाँ पे एक कैरेक्टर अब स्टोरी में आ रहा है, और ये कौन है, ध्रुवसेन सेकंड। तो ये कौन है, ये मैत्रक रूलर है। ये कौन है, मैत्रक थे ना, गुजरात में रूल कर रहे थे, तो ये भी पावरफुल थे। तो ध्रुवसेन के साथ अब हर्षवर्धन ने अपना यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी यहाँ पे लगाया और अपनी डॉटर का मैरिज कर दिया ध्रुवसेन सेकंड के साथ। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल कौन, वर्धन डायनेस्टी। और गुजरात उसके बाद फिर कह सकते हैं कि कौन, उसके बाद गुजरात में ये मैत्रक। तो मैत्रक रूलर जो थे ध्रुवसेन सेकंड, इसके साथ उन्होंने अपनी जो डॉटर है उसकी मैरिज कर दी। और ये एक तरह से डिप्लोमेटिक मैट्रिमोनियल अलायंस कह सकते हैं इसको। और ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी किसके लिए, हर्ष के लिए, क्योंकि इससे अब वो एक तो जो ध्रुवसेन थे इन्होंने फ्यूडल वेसल बनना एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि सामंत जो जागीरदार बनना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है अब हम डोमिनेंस एक्सेप्ट करते हैं किसका, हर्षवर्धन का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन का पूरा एम्पायर था वो अब कहाँ तक पहुँच गया, गुजरात तक पहुँच गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है पुलकेशिन सेकंड, ये जो है ये अब हर्षवर्धन की जो कहना चाहिए रेपुटेशन है उसको ये थोड़ा सा कम करेगा। तो ये जो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकंड हैं, वतापी या बदामी के जो चालुक्य थे उनमें बहुत प्रतापी राजा हुए। और इन्होंने ऐसा कहते हैं है ना, बहुत कन्फर्मेशन नहीं है, ऐसा कहते हैं कि नर्मदा के तट पर इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। तो कुछ सोर्सेस में ऐसा आता है कि नहीं भाई हराया नहीं था, बराबरी पे मामला छूट गया था, और कुछ जगह ऐसी बात आती है कि नहीं हरा दिया था। खैर जो भी रहा हो, बट ये है कि हाँ हर्षवर्धन इनको नहीं जीत पाए थे, ये तो कन्फर्म है। ठीक, हर्षवर्धन इनको नहीं जीत पाए थे। तो और अगर ये बात मान लिया जाए कि अगर हार गए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एकमात्र ऐसा ये इनका इवेंट था जो जिसमें इनको डिफीट मिली, बाकी इनको
हर्षवर्धन अब तक जहाँ भी इन्होंने एक्सपेडिशन चलाया है वहाँ ये जीते ही हैं। तो चालुक्यों का जो इंस्क्रिप्शन वगैरह मिलता है उसमें हर्ष के लिए बोला गया है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के किंग थे। एक टर्म आता है सकलोत्तर पथेश्वर। सकलोत्तर माने पूरा का पूरा, पथेश्वर वहाँ का जो एरिया है उसका ईश्वर यानी रूलर। तो इस तरीके से पता चलता है कि इनके नॉर्थ इंडिया का जो चाहे राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट हो, गंगा की घाटी वाला एरिया हो, असम तक, इनका पूरा एम्पायर जो था फैला हुआ था। इसके अलावा दूर दूर के और भी किंग्स थे जो कि इनके सामंत थे, फ्यूडल किंग्स थे इनके। तो इस तरीके से अब फॉरेन रिलेशन भी हर्ष का था। तो हर्षवर्धन ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे थे चाइना के साथ, और 641 एडी में इन्होंने अपने जो एम्बेसीज थी वो इस्टेब्लिश की। कहाँ? ताइसोंग जो तांग एम्परर थे चाइना के, और वहाँ से चाइना से काफ़ी लोग इनके कोर्ट में, 3 चाइनीज़ आए थे जिन्होंने विजिट किया इनके कोर्ट में, और जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट वेनसांग। तो वेनसांग जो है ये बौद्ध दार्शनिक थे और बौद्ध श्रद्धालु थे जिन्होंने हर्ष के टाइम पे इंडिया को विजिट किया था, और इन्होंने अपने 8 साल यहाँ इंडिया में बिताए थे, 635 से लेकर के 643 एडी तक। अब फेनसांग ने अपने जो चीज़ें जो यहाँ का डिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसमें ये 2 बातों का जिक्र करते हैं, एक कन्नौज और दूसरा प्रयाग में होने वाले इवेंट्स के बारे में। तो कन्नौज वाला जो इवेंट था वो तो इन्हीं के, फेनसांग के ही ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में रखा गया था, और इसी में महायान जो सेक्ट था बुद्धिज्म का उसको भी पॉपुलराइज किया गया था। तो एक तो ये हो गया कि एक विदेशी के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा जा रहा है जिससे कि महायान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का उसका प्रचार प्रसार हो सके। दूसरा 643 और 644 एडी में प्रयाग में हर्षवर्धन ने एक धार्मिक उत्सव आयोजित करवाया था, और ये कहा जाता है कि ये उत्सव हर 5 साल में होता था। तो कहाँ होता था? तो गंगा यमुना और सरस्वती इसके संगम पे होता था, और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से कुंभ के मेले की शुरुआत हो जाती है। हालांकि हर्षवर्धन बाई फेथ स्टार्टिंग में शैव थे, लेकिन इसके बाद भी ये बाकी के जो संप्रदाय थे उन सब के लिए बराबर इनके मन में सम्मान था। तो बहुत ही लिबरल पर्सनालिटी, और ये बात वेनसांग ने भी इनको कहा है कि बहुत ही लिबरल पर्सन थे ये। और वेनसांग जो है ये नालंदा यूनिवर्सिटी की भी बात बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये इसको 200 गांवों के जो लगान वहाँ से जो होता था उससे ये नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी। फिर इसके बाद 648 एडी में हर्षवर्धन की हो जाती है डेथ, और ऐसा कहते हैं कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उन्हीं के मिनिस्टर अरुणाश्व, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक और कैरेक्टर आएगा इस स्टोरी में, अरुणाश्व। तो अरुणाश्व ने फिर कहते हैं कि उन्होंने फिर ये राज्य हथिया लिया। तो हर्षवर्धन जो है खुद कहते हैं कि विद्वान थे, और उन्होंने 3 संस्कृत के नाटक लिखे हैं, और वो कौन से हैं? PNR यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों को भी उन्होंने अपने दरबार में रखा हुआ था, जैसे कि बाणभट्ट, और उन्हीं के समकालीन है भर्तृहरि। तो जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट ने एक तो लिखा है हर्षचरित, तो ये बायोग्राफी हो गई जिसमें कि हर्ष के बारे में सारी बातें मिलती हैं, और दूसरा इन्होंने लिखा है कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है, कादम्बरी भी इनकी एक विलक्षण रचना मानी जाती है, किनकी? बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट ने 2 रचनाएं लिखी हैं, एक तो हर्षचरित हो गया, दूसरा कादम्बरी। और जो भर्तृहरि थे, भर्तृहरि के बारे में कहा जाता है कि ये पहले किंग थे उज्जैन के आसपास के एरिया में,
और उसके बाद फिर इनको संन्यास इन्होंने ले लिया। तो इन्होंने लिखा है नीति शतक, नीति शतक, है ना। जब राजा थे तो इनका उस समय का शायद जो अनुभव रहा होगा राजनीति को लेकर के, उसके ऊपर शायद लिखा हो नीति शतक उस समय पे। फिर उसके बाद श्रृंगार, ये प्रेम में ऐसा कहते हैं कि पड़ गए थे, और उसके बाद फिर इनको शायद उसमें धोखा मिला, तो फिर वैराग्य जागा तो वैराग्य शतक। तो इस तरीके से आप कहानी इनके जीवन की जो है उससे रिलेट करके इन बुक्स को याद कर सकते हैं, है ना। कि नीति, पहले नीति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद वैराग्य श्रृंगार की बात कर रहे हैं, और श्रृंगार के बाद फिर आते हैं वैराग्य में। तो इस तरीके से अब हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी कुछ जैसे गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन था वैसा ही था। बस ये बात ज़रूर है कि ये और ज़्यादा फ्यूडल होता गया, यानी कि और इसमें सामंती लक्षण आते गए, यानी ये कहना चाहिए कि और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता गया। तो ये थी बात हर्षवर्धन की। एक बार फटाफट समराइज करते हैं हर्षवर्धन के टाइम की जितने भी इवेंट्स हमने देखे। तो हमने स्टार्ट किया था एक स्टोरी से, और स्टोरी के पहले हमने देखा था कि गुप्ता एरा के बाद 4 इम्पोर्टेंट किंगडम थे नॉर्थ इंडिया में। एक तो थे गुप्त, जो कि वो गुप्त नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बाद कह रखे, ये दूसरे गुप्त हैं, और दूसरे मौखरी, और तीसरे मैत्रक, और उसके बाद पुष्यभूति। तो ये जो 3 डायनेस्टीज़ हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले तो जो मौखरी हैं उनके साथ तो मैट्रिमोनियल रिलेशन बन जाता है। ये हमने बोला कि प्रभाकर वर्धन, उसके बाद ये राजवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, और उसके बाद राजश्री। राजश्री का मैरिज होता है ग्रीववर्मन के साथ। ग्रीववर्मन की हत्या कौन करता है? देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या कौन करेगा? फिर राजवर्धन। इतने में फिर राजश्री जंगल में भाग गई, और उसके बाद फिर जो हर्षवर्धन है, अब हर्षवर्धन बदला लेंगे किससे? हर्षवर्धन बदला लेंगे शशांक से, क्योंकि शशांक ने देवगुप्त के साथ शशांक ने हत्या कर दी है किसकी? राज्यवर्धन की। तो अब 2 लोग बच रहे हैं, एक तो हर्षवर्धन और एक शशांक, और इनकी सिस्टर भी है। ऐसा कहते हैं सिस्टर का बहुत सम्मान करते थे, उसको साथ साथ में अपने राजकाज में शामिल करते थे। फिर इसके बाद 3 कैरेक्टर और हैं, ध्रुवसेन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, और अरुणाश्व। तो शशांक को तो उन्होंने 2 एक्सपीडिशन के बाद इसको फाइनली हरा दिया, और ध्रुवसेन सेकंड जो हैं ये हैं मैत्रक रूलर हैं, गुजरात में रूल कर रहे हैं, और इनके साथ हर्षवर्धन अपनी डॉटर की मैरिज कराते हैं। तो ये भी एक तरह से मैट्रिमोनियल रिलेशन में आ गए अभी। पुलकेशिन सेकंड जो हैं ये चालुक्य हैं, बदामी के, और इनके साथ कहते हैं कि हर्षवर्धन की जो भिड़ंत हुई थी नर्मदा के तट पे, उसमें हर्षवर्धन हार गए थे, ऐसा कहते हैं। अरुणाश्व जो है ये जिसने हर्षवर्धन के बाद इस एम्पायर को कहना चाहिए हथिया लिया। तो इस तरीके से ये हर्षवर्धन के टाइम की हमने बातें कर ली।